दोस्तों, 50 और 60 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसी हसीना ने कदम रखा जिसकी खूबसूरती, अदाएं और रहस्यमयी अंदाज ने लाखों दिलों पर राज किया। नाम था साधना, जिन्हें दुनिया ने प्यार से द मिस्ट्री गर्ल कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमींदार परिवार में जन्मी ये लड़की बंटवारे के दर्द से गुजरकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी सितारों में कैसे शामिल हुई? आखिर 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से साधना का क्या कनेक्शन था? और कैसे उनकी एक खास हेयर स्टाइल पूरे देश में साधना कट के नाम से मशहूर हो गई? साधना की जिंदगी में शोहरत भी आई, मोहब्बत भी आई और ऐसे मोड़ भी आए जिनकी कल्पना शायद खुद साधना ने भी नहीं की होगी। तो चलिए आज जानते हैं उस हसीना की पूरी कहानी, जिसे बॉलीवुड ने नाम दिया था द मिस्ट्री गर्ल, साधना। द शो मैन राज कपूर के साथ क्यों जबरदस्त झगड़ा हुआ था साधना का? कैसे आशा भोसले ने साधना की जिंदगी को नर्क बना दिया? ऐसा क्या हो गया साधना के साथ जिसकी वजह से साधना अंधी हो गई? आखिर क्यों साधना की ही छोटी बहन ने साधना के बच्चे को जान से मार दिया? और कैसे साधना की हो गई तड़प तड़प कर मौत? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना का जन्म 2 सितंबर सन 1941 को तब के हिंदुस्तान यानी आज के पाकिस्तान के कराची शहर में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। साधना जी के पिताजी का नाम था शिवराम शिवदसानी और साधना की मां का नाम था लाली देवी। साधना की बड़ी बहन का नाम था सरला शिवदसानी। साधना के पिता एक्टर हरीश शिवदसानी के बड़े भाई थे। एक्टर हरीश शिवदसानी की बेटी थी एक्टर बबीता। इस तरह से साधना और बबीता एक दूसरे की बहन थी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि साधना का असली नाम साधना था ही नहीं, बल्कि साधना का असली नाम था अंजलि, अंजलि शिवदसानी। मगर चूंकि साधना के पिता मशहूर सिंगर एक्टर साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए जब साधना 5 साल की थी तो उनके पिता शिवराम शिवदसानी ने उनका नाम बदलकर साधना कर दिया। साधना के पिता कराची के बहुत बड़े अमीर जमींदार थे। मगर जब सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे की आग ने दंगों का रूप लेकर सारे कराची को जलाना शुरू किया, तो एक सिंधी हिंदू होने के नाते जमीन जायदाद सब छोड़कर एक झोले में कपड़े लत्ते भरकर अपने परिवार के साथ कराची छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा। उस वक्त साधना की उम्र केवल 6 वर्ष की थी। साधना के मुताबिक उनका परिवार कराची से दिल्ली गया, दिल्ली से बनारस गया, बनारस में कुछ समय रहा, उसके बाद कोलकाता गया। कोलकाता में कुछ समय रहने के बाद फाइनली 1950 में कोलकाता से मुंबई पहुंचे, जहां शरणार्थियों के लिए जो मकान बनाए गए थे उन्हीं में से एक मकान में उनका परिवार भी रहने लगा। साधना बताती हैं कि वह अपने मोहल्ले की दादा हुआ करती थी। उनका प्रिय खेल था पतंगबाजी। अपने 6-7 दोस्तों के साथ वह पतंगबाजी में पतंग काटने की शर्त लगाया करती थी। साधना के मुताबिक वह मोहल्ले में सबसे अच्छा मांझा बनाती थी और जब वह पतंग बनाया करती थी तो उनके बगल में उनका एक चमचा खिड़की लेकर खड़ा रहता था। एक एक कर साधना सबकी पतंग काट दिया करती थी। शर्त के मुताबिक सभी दोस्तों को पतंग कटने के एवज में एक एक पैसा उन्हें देना पड़ता था। फिर साधना उन पैसों को लेकर सामने वाले वड़ा पाव के ढेले पड़ जाती, जहां वो वड़ा पाव खरीदकर बड़े चाव से खाया करती थी। साधना के मुताबिक बंटवारे और आर्थिक तंगियों की वजह से 10 साल तक वह स्कूल ही नहीं जाती थी। 10 साल तक साधना की मां ने ही उन्हें घर पर पढ़ाया। जब साधना 10 साल की हुई तब साधना के पेरेंट्स ने उनका एडमिशन वडाला के एक कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्ट 5th क्लास में ही करवा दिया। साधना के मुताबिक क्योंकि वो अपने घर मोहल्लों में सिंधी में बातें किया करती थी, इसलिए क्लासरूम में बच्चों के साथ हिंदी में बात करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। मगर धीरे धीरे वो सीख गई। साधना को बचपन से ही फिल्में देखना बड़ा अच्छा लगता था। नूतन उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी और नूतन को ही बड़े पर्दे पर देख देख कर उन्होंने बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब बुनना शुरू कर दिया था। साधना की फिल्मों में एक्टिंग करने की इतनी प्रबल इच्छा को देखकर उनके पिता ने अपने छोटे भाई हरीश शिवदसानी से बात की, जिसके बाद राज कपूर की एक फिल्म श्री 420 के एक गाने मुड़ मुड़ के ना देख में साधना को एक बैकग्राउंड कोरस डांसर का रोल मिल गया। रोल बहुत ही छोटा था, मगर साधना इस रोल में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सब कुछ परफेक्ट चाहती थी और यही सब कुछ परफेक्ट होने की उनकी सोच राज कपूर से उनकी चिढ़ की वजह बन जाती थी। गाने के शूटिंग के बीच में ही साधना बार बार अपने बालों को संवारने लगती थी।
राज कपूर सोचते थे कि एक गाने के बैकग्राउंड कोरस डांसर के बालों को आखिर कौन ही नोटिस करेगा। इसलिए वह साधना को बार बार जल्दी करने के लिए कहते थे और साधना करती नहीं थी। इसलिए एक बार राज कपूर साधना पर बुरी तरह भड़क उठे। साधना भी डरी नहीं, बल्कि उल्टा राज कपूर के साथ बहस करने लगी। इन दोनों में तीखी नोकझोंक होने लगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साधना ने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से बीए की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन चकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए साधना ने पढ़ाई के साथ साथ कोलाबा में एक टाइपिस्ट की नौकरी करना शुरू कर दिया था। साधना सुबह सुबह कॉलेज चली जाती और कॉलेज से निकलकर तोहफड़ में घर वापस नहीं आ जाती, बल्कि सीधे कोलाबा चली जाती थी। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान साधना कॉलेज में होने वाले अधिकतर प्लेस में हिस्सा लेती थी। एक दिन एक ऐसा ही प्ले खत्म हुआ। साधना घर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उनके पास 4 आदमी आए। उन चारों ने कहा कि वह एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उनके पास साधना के लिए एक फिल्म में रोल है। क्या आप वो रोल करेंगी? साधना ने हाँ कर दी। इसके बाद साधना ने भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया। साधना ने जब शीला रमानी से ऑटोग्राफ मांगा तो शीला रमानी ने उनसे कहा कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं समझ गई हूं कि आने वाले वक्त में इस फिल्म इंडस्ट्री में तुम बहुत नाम कमाओगी और उस वक्त मैं तुमसे ऑटोग्राफ मांगूंगी। जानते हैं इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को फीस के तौर पर क्या मिला? आपको यकीन नहीं होगा, इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को बतौर फीस सिर्फ 1 रुपए मिला था। मगर इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान साधना की एक फोटो खींची और वही फोटो मशहूर फिल्म मैगजीन सीन के पन्नों पर छप गई। सीन मैगजीन को पढ़ते वक्त उस फोटो पर नजर पड़ गई एक मशहूर प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी की। शशिधर मुखर्जी साधना की खूबसूरती से बहुत इंप्रेस हो गए। उन्होंने साधना से कांटेक्ट किया और यह जानकर कि साधना एक फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उन्होंने अपने एक्टिंग स्कूल यानी फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में साधना को फ्री में एडमिशन दिलवा दिया। साधना ने 1 साल तक फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग की। उसके बाद शशिधर मुखर्जी ने ही फिल्म लव इन शिमला में अपने बेटे जॉय मुखर्जी के ही अपोजिट साधना को बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे न्यू कमर डायरेक्टर RK अय्यर। सब कुछ तैयार था, लोकेशन तैयार थी, कास्ट तैयार था, शेड्यूल तैयार था, मगर RK नैयर तैयार नहीं थे फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि उन्हें साधना का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि साधना का माथा बहुत बड़ा और चौड़ा है। उन्हें पतला और छोटा करने के लिए उन्होंने जितनी भी तरकीब अपनाई सब फेल हो गई। आखिर में उन्होंने साधना से कहा कि साधना हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेबर्न की तरह अपने बालों को फ्रेंच कट कटवा लें। साधना को यह सही नहीं लगा। उन्होंने RK नैयर से कहा कि एक भारतीय लड़की पर फ्रेंच कट अच्छा नहीं लगेगा, मगर RK नैयर के बहुत समझाने पर उन्होंने अपने बाल फ्रेंच कट कटवा ही लिए और लव इन शिमला को उन्हीं बालों में शूट किया। बस फिर क्या था, लव इन शिमला के रिलीज के बाद साधना का यह फ्रिज कट तो पूरे इंडिया में साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। इसी साधना कट बालों में साधना सैकड़ों लड़कों की सपनों की रानी बन गई और सैकड़ों लड़कियों ने सैलून में जाकर अपने बाल साधना कट करवा लिया। फिल्म लव इन शिमला साल 1960 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साधना और RK नैयर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। साधना धीरे धीरे RK नैयर को पसंद करने लगी। RK नैयर भी साधना को पसंद करने लगे थे और यह दोनों शादी करना चाहते थे, मगर साधना की मां और उनके पिताजी इस शादी के लिए साफ इनकार कर रहे थे। इसकी 2 वजह थीं। एक तो यह कि साधना और RK नैयर के बीच एज गैप बहुत ज्यादा था। साधना 17-18 साल की थी उस वक्त और RK नैयर 27-28 साल के। दूसरी बात यह कि साधना की मां को RK नैयर की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहती थी कि साधना जब भी शादी करे तो राजेंद्र कुमार टाइप किसी लड़के से शादी करें। लेकिन साधना को ना ही RK नैयर के उम्र से कोई फर्क पड़ता था और ना ही शक्ल से। साधना और RK नैयर ने तय कर लिया कि अगर अभी वह शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो किसी से शादी नहीं करेंगे, इस रिश्ते में बंधे रहेंगे, राहें जुदा नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। लव इन शिमला के इतने सुपर डुपर से भी ज्यादा हिट होने के बाद
फिल्मिल प्रोडक्शंस के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी मंथली सैलरी को 750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए। लव एंड शिमला के बाद साधना ने फिमाले की ही फिल्म एक मुसाफिर, एक हसीना विमल रॉय की परख और एच.एस. वेल की मेरे महबूब फिल्म में काम किया। मेरे महबूब साधना के करियर की वो फिल्म थी जिसके बाद साधना का करियर स्काई रॉकेटेड हो गया। मेरे महबूब में साधना को कास्ट करने के लिए एच.एस. रेवेल को उनके डेट्स के लिए उन्हें तकरीबन 8 महीनों तक इंतजार करना पड़ा था। इस फिल्म में अपने किरदार को सोचकर साधना को लगा कि उनके यह बाल किरदार पर जचेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने साधना कट बाल दूसरे तरीके से कटवा लिए। मगर जब एच.एस. रवेल ने उन्हें दूसरे तरह के बालों में देखा तो उन्होंने कहा कि पब्लिक साधना को साधना कट बालों में देखने के लिए ही पैसे खर्च करेंगी, इसलिए मैं तुम्हें साधना कट बालों में ही देखना चाहता हूं। उसके बाद साधना ने साधना कट बालों में ही मेरे महबूब फिल्म की शूटिंग की। फिल्म मेरे महबूब में साधना के उस बुरके वाले सीन को डैनी डिंजो से लेकर शाहरुख खान तक बॉलीवुड की अब तक की दी मोस्ट अनफॉरगेटेबल सीन का तंगा दे दिया। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म होने के बाद साधना श्रीनगर से 134 किलोमीटर दूर तंगधार के पास 1020 फीट की ऊंचाई पर नास्ता चुन पास, जिसे कश्मीरी लैंग्वेज में नाथ छपा गली कहा जाता है, वहां पर वो भारतीय सैनिकों से मिलने गई थी। तब से ही वहां के आसपास के कश्मीरी लोगों ने उस नाथ छपा गली को साधना पास के नाम से पुकारने लगी। साधना वैसे भी कश्मीर में काफी लोकप्रिय थी। उनकी फिल्म मेरे महबूब वहां पर सुपरहिट हुई थी। साधना और R.K. नयर पिछले तकरीबन 5-7 सालों से साथ थे, तो आखिरकार साधना के माता पिता भी साधना की शादी के लिए राजी हो गए। फिर 7 मार्च 1966 को साधना और R.K. नयर ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस शादी से ही साधना और उनकी बहन बबीता के बीच झगड़ा शुरू हुआ। दरअसल हुआ यह कि साधना की बहन बबीता, जो कि तकरीबन उनसे 6 साल छोटी थी, वो फिल्म एक्ट्रेस बनने की कोशिशें कर रही थी और उन्हीं दिनों मशहूर एक्टर रणधीर कपूर के साथ उनके अफेयर की खबरें भी फिल्म मैगजीन्स में जोर शोर से छपने लगीं। राज कपूर रणधीर कपूर के पिता थे और उन दिनों राज कपूर फिल्म दूल्हा दुल्हन में साधना के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में एक दिन इंटरवल के दौरान राज कपूर ने साधना को अपने पास बुलाया और साधना से कहा कि तुम अपनी छोटी बहन को समझा लो कि एक साथ 2 सपने पूरे करने की कोशिश ना करें। एक सपना फिल्म एक्ट्रेस बनने का और दूसरा कपूर खानदान की बहू बनने का, क्योंकि कोई फिल्म एक्ट्रेस कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती। और कपूर खानदान का यह उसूल है कि कपूर खानदान की कोई लड़की या औरत फिल्मों में काम नहीं करती। साधना को उनकी यह बात बहुत बुरी लगी। साधना ने कहा कि क्या फिल्म में काम करने वाली लड़कियां आवारा और बदचलन होती हैं? राज कपूर को साधना से इस तर्क टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने साधना को गुस्से से देखते हुए कहा कि जब तुम ही नहीं समझ रही हो तो उसे क्या समझाओगी, और यह कहकर चले गए। पूरे बॉलीवुड में यह बात फैलने लगी कि साधना और राज कपूर के बीच बबीता और रणधीर के रिश्ते को लेकर बात हुई है। जब कोई भी बड़ा अफवाह फैलता जाता है तो उसमें और ज्यादा नमक मिर्च लगने लग जाता है। तो फैलते फैलते यह बात बबीता के कानों तक भी पहुंची। बबीता ने सोचा कि राज कपूर और साधना के बीच उनके और रणधीर कपूर के रिश्ते को लेकर कुछ बात हुई है, तो साधना ने इस बारे में कुछ उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। तो बबीता को लगने लगा कि साधना ने जरूर राज कपूर से कुछ ऐसी बात कही है जिससे राज कपूर उनसे खिंचे खिंचे रहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। बबीता ने सोचा कि बड़ी बहन होने के नाते साधना को राज कपूर के सामने उनका पक्ष लेना चाहिए था। अगर वह चाहती तो राज कपूर के सामने वह उनकी और रणधीर के शादी की बात कर सकती थी, मगर साधना ने ऐसा नहीं किया। राज कपूर के सामने उन्होंने उनका पक्ष नहीं लिया। ये सब बातें सोच सच कर मन ही मन साधना से कुढ़ने लगीं। कुछ दिनों बाद एक बर्थडे पार्टी में साधना और बबीता की एक दूसरे से मुलाकात हुई। बबीता ऊपर छत पर अकेले में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद साधना भी उनके पास आई। फिर साधना ने बबीता को समझाना शुरू किया कि राज कपूर तुम्हारे और रणधीर के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और मैं तुम्हारा भला बुरा सोच सकती हूं। तो बबीता ने कहा कि हाँ, तुम बड़ी हो, इतनी बड़ी हो गई हो कि हम सब तो तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम लाखों रुपए कमा रही हो। साधना ने कहा कि इसमें लाखों रुपए कमाने की बात कहां से आ गई। बबीता ने कहा कि आज तुम उस मुकाम पर पहुंच गई हो जहां हर कोई तुम्हारी ही बात पर यकीन करता है।
साधना ने कहा कि तुम नहीं समझती, छोटे भाई बहन तो बिल्कुल औलाद की तरह होते हैं। बबीता ने हंसते हुए कहा कि औलाद औलाद के बारे में कभी ऐसा मत सोचना कि जिंदगी भर औलाद के लिए ही तरसती रह जाओ। साधना बबीता की यह बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई और बबीता यह बात कहकर रोते हुए चली गई। इतना बड़ा श्राप, इतनी बड़ी हाय, इतनी बड़ी बद्दुआ, यह सब किसी दूसरी औरतों को मिली होती तो वह अब तक अपने ऊपर काबू खो चुकी होती, मगर साधना ने अपने ऊपर काबू रखा। इसके कुछ दिनों बाद ही साधना और आर के नैयर को खुशखबरी मिली कि साधना प्रेग्नेंट है, साधना मां बनने वाली है। मगर यह खुशखबरी कुछ दिनों बाद ही माता में बदल गई, जब साधना का मिसकैरेज हो गया। साधना अपने बच्चे को खो देने के बाद पूरी तरह से टूट गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद हफ्ते भर तक साधना अपने घर से निकली तक नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना के कुछ करीबी बताते हैं साधना के अपने बच्चे को खो देने की वजह बबीता के उस श्राप को बताती हैं जो उस रात बबीता ने उन्हें छत पर दिया था। इसलिए साधना बबीता को अपने बच्चे की कातिल समझती थी। इसी घटना के बाद से साधना ने बबीता से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। साधना का फिल्म करियर काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। मेरा साया और अनीता जैसी ऑल टाइम सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की वजह से साधना को बॉलीवुड की दी मिस्ट्री गर्ल का टाइटल मिल चुका था। साधना ने राजकुमार, वक्त, आरजू और बदतमीज जैसी फिल्मों में काम किया। साल 1968 में जब साधना डायरेक्टर एच.एस. रवल की फिल्म संघर्ष को साइन करने वाली थी, तभी उन्हें थायराइड हो गया। साधना ने एच.एस. रवल को कॉल करके कहा कि वो इस फिल्म के लिए किसी दूसरी एक्ट्रेस को साइन कर लें क्योंकि उन्हें थायराइड हो गया है, वो यह फिल्म नहीं कर सकती। इस पर एच.एस. रवल ने साधना से कहा कि अगर वो मेरे महबूब के लिए साधना का 8 महीनों तक इंतजार कर सकते हैं तो फिल्म संघर्ष के लिए वो 1 साल तक इंतजार करने के लिए भी राजी हैं। एच.एस. रवेल की इस बात ने साधना के दिल में एच.एस. रवेल की जगह हमेशा के लिए बना दी। लेकिन इसके 5 दिनों बाद ही साधना ने एक बड़े अखबार में एक घोषणा देखी कि डायरेक्टर एच.एस. ट्रेवल ने अपनी फिल्म संघर्ष के लिए वैजंती माला को एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया है। डायरेक्टर पी.एस. पंछी ने भी राज कपूर स्टारर्ड फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से साधना कपूर को निकाल दिया। साधना अपनी थायराइड का इलाज करवाने के लिए बॉस्टन के लिए क्लिनिक गई, जहां से जब वह इलाज करके वापस लौटी तो उन्होंने पूरे बॉलीवुड को एक शानदार पार्टी दी, यह मैसेज कन्वे करने के लिए कि वह दोबारा से कैमरा फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। इलाज करवाने के बाद साधना ने इंतकाम और एक फूल, 2 माली जैसे 2 सुपरहिट फिल्मों में काम किया, मगर उसके बाद इश्क पर कोई जोर नहीं। सच्चाई और दिल, दौलत, दुनिया जैसी कुछ फिल्में उनकी फ्लॉप होने लगीं। उसके बाद तो साधना की किस्मत ने उनके साथ कुछ ऐसा खेल कर दिया जिसकी साधना को उम्मीद तक नहीं थी। मशहूर न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून के पन्ने पर छपी एक खबर के मुताबिक थायराइड ठीक होने के बाद साधना को एक नई आंख की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनके दोनों आंखों की रोशनी चली गई। साधना पूरी तरह से अंधी हो गई और महीनों के इलाज के बाद उनकी सिर्फ एक आंख की रोशनी लौट पाई, वो भी थोड़ी सी पूरी नहीं। थायराइड की वजह से वैसे भी साधना के गले को काफी नुकसान हुआ था और अब उनकी एक आंख की रोशनी ही नहीं थी और दूसरे आंख में थोड़ी सी रोशनी थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी बाहर निकली निकली सी दिखाई देने लगी थीं, जिसकी वजह से उनका खूबसूरत चेहरा अब बदसूरत होने लगा था, और इसी बदसूरती की वजह से साधना को फिल्मों के ऑफर्स धीरे धीरे मिलने ही बंद हो गए और साधना का फिल्म करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। साधना के पति आर के नैयर का फिल्म करियर भी तबाह हो चुका था, क्योंकि फिल्म इंतकाम के बाद आर के नैयर की कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी, जिसके बाद आर के नैयर को भी फिल्मों के ऑफर्स मिलना बंद हो चुके थे। इसके बाद साधना की माली हालत भी थोड़ी खराब हो गई और साधना बॉलीवुड की चमक धमक से दूर कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो गई। साल 1996 में साधना के पति की अस्थमा की वजह से मौत हो गई। यह अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था और उन्हें दिल की बीमारी भी हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इस अकेलेपन और बीमारियों के परेशानियों के साथ साथ साल 2010 में उनकी जिंदगी में एक और बड़ी परेशानी आ गई। संगीत नाम की एक बिल्डिंग में जो वह पिछले 50 साल से रह रही थी, एक दिन उसी बिल्डिंग का बिल्डर उनके घर आकर उन्हें यह बिल्डिंग छोड़ देने का दबाव बनाने लगा। जब साधना ने मना किया तो उसने साधना को धमकी देते हुए कहा कि अगर साधना ने उस बिल्डिंग को नहीं छोड़ा तो वह गुंडों को भेजकर इसी घर में साधना की हत्या करवा देगा। साधना उसकी यह बात सुनकर बूढ़ी तरह घबरा गई
और उन्होंने पुलिस में बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को अरेस्ट किया, मगर एक ही दिन बाद बेल पर उसे छोड़ दिया। साल 2012 में आशा भोसले, जो कि संगीत नाम की उस बिल्डिंग की ओनर थी, उन्होंने उस बिल्डिंग को लेकर साधना पर मुकदमा कर दिया। साधना की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती थी और इस बीमारी की हालत में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी खाने पड़ रहे थे। साधना की एक दोस्त बताती हैं कि एक दिन परेशान होकर साधना ने उनसे कहा था कि आशा ने मेरी ऐसी हालत में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा लगवा कर मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। कहा जाता है कि साधना ने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। दिसंबर साल 2014 में एक दिन सुबह सुबह साधना सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके मुंह से खून बह रहा है। साधना बिल्कुल घबरा गई। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, मगर उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। किसी तरह से उन्होंने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। पड़ोसी साधना को लेकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने साधना की जिंदगी बचाने के लिए उनकी इमरजेंसी सर्जरी की। इसके बाद मालूम चला कि साधना को ट्यूमर भी हो गया है। ट्यूमर के इलाज के लिए साधना के पास पैसे नहीं थे। साधना ने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से पैसे की मदद मांगी, मगर किसी ने भी उनके पैसों की भी मदद नहीं की। और आखिरकार अपने अकेलेपन और बीमारियों से जूझती साधना ने 25 दिसंबर सन 2015 को अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया से रुखसत हो गई। साधना की जिंदगी का एक ऐसा राज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जिस नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती है, साधना उनका जन्म का नाम नहीं था। उनका नाम अंजलि था। बचपन में उनके पिता ने मशहूर अभिनेत्री साधना बोस से प्रभावित होकर बेटी का नाम बदलकर साधना रख दिया था। साधना का बचपन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उनका जन्म कराची में हुआ था, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके परिवार को अपना घर-बार छोड़कर भारत आना पड़ा। एक समय उनके परिवार के पास जमीन जायदाद और संपत्ति थी, लेकिन बंटवारे के बाद सब कुछ पीछे छूट गया। कराची से दिल्ली, फिर बनारस और कोलकाता होते हुए उनका परिवार आखिरकार मुंबई पहुंचा। मुंबई आने के बाद साधना की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। जिस लड़की ने कभी बड़े पर्दे पर अभिनेत्री बनने का सपना देखा था, वही लड़की परिवार की मदद के लिए पढ़ाई के साथ नौकरी भी करने लगी थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साधना को फिल्मों में पहला मौका किसी बड़ी हीरोइन के रूप में नहीं, बल्कि एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर मिला था। फिल्म थी श्री 420 और गाना था मुड़ मुड़ के ना देख। रोल छोटा था, लेकिन साधना की नजर हमेशा बड़ी मंजिल पर थी। इसके बाद साधना ने सिंधी फिल्म अबाना में काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर फीस सिर्फ 1 रुपया मिला था। लेकिन यही छोटा सा मौका उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। फिल्म के प्रमोशन के दौरान खिंची उनकी तस्वीर एक मशहूर फिल्म मैगजीन में छपी और उसी तस्वीर पर फिल्म इंडस्ट्री की नजर पड़ गई। फिर आया लव इन शिमला का दौर। साधना को लेकर एक बड़ी समस्या थी। डायरेक्टर को उनका चौड़ा माथा पसंद नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार के बाद साधना ने अपने बालों की ऐसी स्टाइल बनवाई जो आगे चलकर पूरे देश में मशहूर हो गई। साधना कट सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं रहा, बल्कि उस दौर का फैशन बन गया। मगर दिलचस्प बात यह है कि साधना खुद शुरुआत में इस हेयर स्टाइल को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थी। उन्हें लगता था कि यह भारतीय लड़की पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिल्म रिलीज हुई और वही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गया। लव इन शिमला के बाद साधना की जिंदगी में शोहरत की रफ्तार इतनी तेज हुई कि उन्हें फिल्मों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। मेरे महबूब में काम करने के लिए भी उनके डेट्स का इंतजार किया गया था। इस फिल्म के बाद तो साधना की लोकप्रियता ने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया और फिर साधना ने सस्पेंस फिल्मों में ऐसा जादू बिखेरा कि उन्हें द मिस्ट्री गर्ल कहा जाने लगा। मेरा साया, वो कौन थी? और अनीता जैसी फिल्मों में उनके रहस्यमयी किरदारों ने दर्शकों को आखिरी तक बांधे रखा। लेकिन साधना की जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू यही था कि पर्दे पर जिस अभिनेत्री को देखकर लोग रहस्य और रोमांच महसूस करते थे, पर्दे के पीछे उसकी अपनी जिंदगी भी रहस्यों और मुश्किलों से भरी हुई थी। और फिर आया साल 1965, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बाद साधना कश्मीर के उस इलाके में पहुंची जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों से मुलाकात की। उनके प्रति स्थानीय लोगों की दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उस इलाके से जुड़ी एक जगह को ही बाद में लोग साधना पास कहने लगे। यानी
जिस साधना ने कभी मुंबई की गलियों से अपने सपनों का सफर शुरू किया था, कुछ ही वर्षों में उनका नाम देश के अलग अलग हिस्सों में पहचान बन चुका था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि शोहरत के इस सफर के बाद साधना की जिंदगी में ऐसे तूफान आने वाले थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। साधना की जिंदगी का एक और दिलचस्प पहलू यह था कि वह बचपन से ही काफी बेबाक और आत्मनिर्भर स्वभाव की थीं। मोहल्ले में उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वह दोस्तों के साथ पतंगबाजी की शर्त लगाया करती थीं और पतंग काटने के बाद मिलने वाले पैसों से अपने पसंदीदा नाश्ते का मजा लिया करती थीं। ये छोटी सी बात बताती है कि बचपन से ही साधना में आत्मविश्वास और अपने फैसले खुद लेने की आदत थी। पढ़ाई के मामले में भी उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। बंटवारे और परिवार की परिस्थितियों की वजह से उन्हें कई साल तक नियमित स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। उनकी मां ने घर पर ही उनकी पढ़ाई करवाई। बाद में जब साधना स्कूल गईं, तो उन्हें सीधे ऊंची कक्षा में दाखिला मिला। सिंधी बोलने वाली साधना के लिए शुरुआत में हिंदी में बातचीत करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इसे सीख लिया। फिल्मों का जुनून उन्हें बचपन से था। उनकी पसंदीदा अभिनेत्रियों में नूतन का नाम सबसे ऊपर था। नूतन को पर्दे पर देखकर साधना ने भी अभिनेत्री बनने का सपना देखा, लेकिन शायद खुद साधना ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ साल बाद वह खुद नूतन जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो जाएंगी। फिल्मों में आने से पहले साधना ने पढ़ाई के साथ नौकरी भी की। वह कॉलेज जाती थीं और उसके बाद काम करने निकल जाती थीं। उस दौर में एक लड़की का पढ़ाई के साथ नौकरी करना और फिर फिल्मों में अपना करियर बनाने की कोशिश करना आसान नहीं था। लेकिन साधना ने किसी के सामने हार नहीं मानी। जब उन्हें फिल्म अबाना में काम करने का मौका मिला, तब उन्हें सिर्फ 1 रुपये की फीस मिली। लेकिन उस 1 रुपये से ज्यादा महत्वपूर्ण था वह मौका जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे तक पहुंचा दिया। फिर उनकी तस्वीर एक फिल्म मैगजीन में छपी और मशहूर निर्माता शशधर मुखर्जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने साधना की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेने का मौका दिया। साधना ने वहां अभिनय सीखा और फिर उन्हें लव इन शिमला में जॉय मुखर्जी के साथ मुख्य भूमिका मिल गई। ये फिल्म साधना के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म की सफलता के साथ ही उनकी हेयर स्टाइल भी जबरदस्त चर्चा में आ गई। माथे पर आगे की तरफ गिरते बालों वाली उनकी स्टाइल को लड़कियों ने इतनी तेजी से अपनाया कि पूरे देश में इसे साधना कट कहा जाने लगा। उस दौर में किसी अभिनेत्री के नाम पर फैशन ट्रेंड बन जाना बहुत बड़ी बात थी। साधना ने सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस दौर के फैशन को भी प्रभावित किया। उनकी साड़ियों से लेकर हेयर स्टाइल और स्क्रीन पर पहनावे तक हर चीज को दर्शक बेहद ध्यान से देखते थे। लेकिन साधना की जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता भी आया जिसने उनके निजी जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। लव इन शिमला के निर्देशक R.K. नैयर के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ीं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। परिवार शुरुआत में इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। उम्र के अंतर और दूसरे कारणों से साधना के माता पिता इस रिश्ते को लेकर चिंतित थे, लेकिन साधना अपने फैसले पर कायम रहीं। आखिरकार कई साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद साधना और R.K. नैयर ने शादी कर ली। शादी के बाद भी साधना का फिल्मी सफर रुका नहीं। वह लगातार बड़ी फिल्मों में नजर आती रहीं। मेरे महबूब ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी। इस फिल्म का उनका बुर्के वाला सीन आज भी हिंदी सिनेमा के यादगार दृश्यों में गिना जाता है। इसके बाद वक्त, मेरा साया, अनीता और वो कौन थी जैसी फिल्मों ने साधना की एक अलग पहचान बना दी। खासकर सस्पेंस फिल्मों में उनका अंदाज दर्शकों को इतना पसंद आया कि उनके नाम के साथ मिस्ट्री गर्ल हमेशा के लिए जुड़ गया। लेकिन जिस समय साधना का करियर ऊंचाई पर था, उसी समय उनकी जिंदगी में बीमारी ने दस्तक दी। थायराइड की समस्या की वजह से उन्हें फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी। यह किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उस दौर में एक्ट्रेस के करियर में थोड़े समय का ब्रेक भी उनके काम पर बड़ा असर डाल सकता था। साधना इलाज के लिए विदेश तक गईं। इलाज के बाद उन्होंने दोबारा फिल्मों में वापसी की और इंतकाम जैसी फिल्मों से साबित किया कि उनमें अभी भी वही चमक और अभिनय का जादू मौजूद है। लेकिन इसके बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। फिल्मों की सफलता कम होने लगी और साधना को पहले की तरह लगातार काम नहीं मिलने लगा। उनकी सेहत भी उनका साथ नहीं दे रही थी। जिंदगी के आखिरी दौर में साधना फिल्मों की चमक दमक से काफी दूर हो गई थीं। पति R.K. नैयर के निधन के बाद उनका अकेलापन और बढ़ गया। जिस अभिनेत्री के नाम पर कभी सिनेमा घरों के बाहर भीड़ लगती थी,
वही साधना अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बेहद शांत और अकेली जिंदगी जी रही थीं। यही साधना की कहानी का सबसे भावुक पहलू है। एक ऐसा सितारा जिसने करोड़ों लोगों को पर्दे पर मुस्कुराने की वजह दी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में खुद कई दर्दों से जूझती रही। उनकी जिंदगी हमें यह भी बताती है कि फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे कलाकारों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। पर्दे पर दिखाई देने वाली मुस्कान के पीछे कितने संघर्ष और कितनी तकलीफें छिपी हो सकती हैं, यह अक्सर दर्शकों को दिखाई नहीं देता। और साधना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय वह बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में थीं। उनके नाम पर फैशन चलता था, उनकी फिल्मों का इंतजार होता था और उनकी रहस्यमयी अदाओं के लाखों दीवाने थे। लेकिन वक्त बदला और वही स्टार धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गईं। फिर भी साधना की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही कि समय उनके चेहरे से भले ही दूर चला गया, लेकिन सिनेमा के इतिहास में उनका नाम कभी पुराना नहीं हुआ। आज भी जब 60 के दशक की खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों की बात होती है, तो साधना का नाम सबसे पहले लिए जाने वाले नामों में शामिल होता है। साधना की लोकप्रियता सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं थी। वह उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में थीं जिन्होंने अपने समय में फैशन और सिनेमा दोनों पर गहरा असर डाला। उस दौर में आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी साधना की तस्वीरें लोगों के बीच इतनी तेजी से लोकप्रिय होती थीं कि उनके पहनावे और हेयर स्टाइल की नकल करना लड़कियों के बीच एक ट्रेंड बन गया था। उनका सबसे मशहूर लुक था उनका आगे से माथे पर गिरता हुआ हेयर कट, जिसे बाद में पूरे देश ने साधना कट के नाम से पहचान लिया। ये हेयर स्टाइल उनकी मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। एक अभिनेत्री की फिल्म के किरदार से निकलकर उसका हेयर स्टाइल देश भर में फैशन बन जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। साधना की खासियत सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, उनकी आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी और कैमरे के सामने वह बिना ज्यादा संवाद बोले भी बहुत कुछ कह देती थीं। यही वजह थी कि सस्पेंस फिल्मों में उनका असर बाकी अभिनेत्रियों से अलग नजर आता था। मेरा साया में उनका किरदार दर्शकों को आखिरी तक उलझाए रखता है। फिल्म में रहस्य, भावनाएं और रोमांस तीनों का ऐसा मेल था कि साधना की स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वहीं वो कौन थी ने उनकी मिस्ट्री गर्ल वाली पहचान को और मजबूत कर दिया। लेकिन साधना की जिंदगी का एक और पहलू था। वह अपने काम को लेकर बेहद गंभीर थीं। छोटे से छोटे रोल में भी वह अपने लुक और प्रस्तुति को लेकर काफी सावधान रहती थीं। यही आदत उनके करियर के शुरुआती दिनों में कभी-कभी उनके लिए परेशानी का कारण भी बनी। श्री 420 में जब उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था, तब उनका रोल इतना छोटा था कि शायद दर्शकों में से ज्यादातर लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया होगा। लेकिन साधना के लिए वह मौका बहुत बड़ा था। वह जानती थीं कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। बाद में जब उन्हें लव इन शिमला मिली, तब उनके सामने एक और चुनौती थी। निर्देशक को लगता था कि उनका माथा बहुत चौड़ा है और स्क्रीन पर उनका चेहरा उस तरह नहीं दिख रहा जैसा वह चाहते थे। इसी समस्या का समाधान खोजते खोजते उनकी हेयर स्टाइल बदल दी गई और यही बदलाव आगे चलकर इतिहास बन गया। फिल्म रिलीज हुई तो साधना का नया लुक लोगों को इतना पसंद आया कि लड़कियां उनके जैसा हेयर कट करवाने लगीं। कुछ ही समय में सैलून में साधना कट की मांग होने लगी। ये इस बात का प्रमाण था कि साधना अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रह गई थीं, बल्कि एक फैशन आइकन बन चुकी थीं। उनके करियर का सबसे शानदार दौर 60 के दशक में आया। एक के बाद एक सफल फिल्में उनके खाते में आती चली गईं। मेरे महबूब ने उन्हें नई ऊंचाई दी और इसके बाद वक्त, मेरा साया और वो कौन थी जैसी फिल्मों ने उन्हें उस दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन इसी सफलता के बीच साधना ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया से काफी हद तक अलग रखा। उनकी शादी निर्देशक R.K. नैयर से हुई। दोनों के रिश्ते की शुरुआत फिल्म के सेट से हुई थी और धीरे धीरे यह रिश्ता जिंदगी भर का साथ बन गया। साधना और R.K. नैयर का रिश्ता भी आसान नहीं था। उम्र का अंतर था और परिवार की तरफ से भी शुरुआती दौर में इस रिश्ते को लेकर चिंता थी। लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते पर भरोसा रखा और आखिरकार शादी कर ली। शादी के बाद साधना ने काम जारी रखा और अपनी फिल्मों में सक्रिय रहीं। लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां शुरू हो गईं। थायराइड की बीमारी ने उनके करियर पर गहरा असर डाला। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में किसी अभिनेत्री का लंबे समय तक कैमरे से दूर रहना बहुत जोखिम भरा था।
दर्शकों की पसंद तेजी से बदलती थी और नए चेहरे लगातार सामने आते रहते थे। साधना ने फिर भी इलाज करवाया और दोबारा फिल्मों में वापसी की। उनकी वापसी फिल्म इंतकाम से हुई, जिसने उन्हें फिर से दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म की सफलता ने यह दिखाया कि साधना के अंदर अभी भी वही स्टार पावर मौजूद थी, लेकिन समय बदल रहा था। बॉलीवुड में नई पीढ़ी तेजी से आगे आ रही थी। फिल्मों की कहानियां बदल रही थीं और दर्शकों की पसंद भी बदल रही थी। साधना की सेहत भी उनका पूरा साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे फिल्मों के ऑफर्स कम होने लगे। एक समय ऐसा आया जब साधना ने फिल्म इंडस्ट्री से लगभग दूरी बना ली। जिस अभिनेत्री की जिंदगी कभी कैमरा, सेट और शूटिंग के बीच गुजरती थी, वह अब बेहद निजी जीवन जीने लगी। फिर उनके पति आर के नैयर का निधन हो गया। यह साधना के लिए बेहद मुश्किल समय था। दोनों ने कई दशकों तक एक दूसरे का साथ निभाया था। पति के जाने के बाद साधना का अकेलापन और बढ़ गया। बुढ़ापे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण उनका सार्वजनिक जीवन भी बहुत सीमित हो गया। लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें भूल नहीं पाए। जब भी उनकी कोई पुरानी फिल्म टीवी पर आती, लोग उसी उत्साह के साथ उन्हें देखते, जैसे दशकों पहले सिनेमा घरों में देखा करते थे। साधना का एक बड़ा योगदान यह भी था कि उन्होंने हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों के स्क्रीन लुक को बदलने में भूमिका निभाई। उनकी हेयर स्टाइल, साड़ी पहनने का अंदाज और रहस्यमयी स्क्रीन इमेज ने आगे आने वाली कई अभिनेत्रियों को प्रभावित किया। आज की पीढ़ी शायद उस दौर की स्टारडम को पूरी तरह महसूस न कर पाए, लेकिन उस समय किसी अभिनेत्री के नाम पर पूरा फैशन ट्रेंड चल पड़ना बहुत बड़ी बात थी। साधना ने यह मुकाम हासिल किया था। उनकी फिल्मों के गाने भी उनकी लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा थे। मेरे महबूब से लेकर मेरा साया और वो कौन थी तक, उनके ऊपर फिल्माए गए कई गाने आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गीतों में शामिल हैं। साधना की जिंदगी में एक और खास बात थी। उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनमें से कई आज भी याद की जाती हैं। यही किसी कलाकार की असली सफलता होती है। फिल्में कम हों, लेकिन किरदार लोगों के दिल में लंबे समय तक जिंदा रहें। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिलने के बाद उसे बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। एक समय साधना बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में थीं, लेकिन बीमारी और बदलते दौर ने धीरे धीरे उनके करियर को पीछे कर दिया। फिर भी साधना ने कभी अपने अतीत को लेकर शोर नहीं मचाया। उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और आखिरी वर्षों में भी निजी जिंदगी को निजी ही रखा। 25 दिसंबर 2015 को जब साधना ने आखिरी सांस ली, तब हिंदी सिनेमा ने सिर्फ एक अभिनेत्री को नहीं खोया था, बल्कि अपने सुनहरे दौर की एक ऐसी पहचान खो दी थी जिसे दोबारा बनाना शायद कभी संभव नहीं होगा। आज भी साधना का नाम लेते ही लोगों के सामने सबसे पहले वही चेहरा आता है। माथे पर खूबसूरत बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर रहस्य और पर्दे पर एक अलग ही अंदाज। यही वजह है कि दशकों गुजर जाने के बाद भी साधना सिर्फ पुराने सिनेमा की अभिनेत्री नहीं है। वह हिंदी सिनेमा के उस दौर की एक ऐसी पहचान है जिसे वक्त भी भुला नहीं सका। साधना की कहानी में एक और बात बेहद खास थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है। यहाँ टिकने के लिए हुनर, मेहनत और अपने अंदर कुछ अलग दिखाने की क्षमता भी जरूरी है। शायद यही वजह थी कि साधना अपने काम को लेकर काफी सजग रहती थीं। जब वह पहली बार फिल्मों की दुनिया के करीब पहुंची, तब वह कोई स्थापित स्टार नहीं थीं। एक छोटे से बैकग्राउंड रोल से शुरू हुआ उनका सफर धीरे धीरे मुख्य अभिनेत्री तक पहुंचा। श्री 420 के गाने में नजर आने वाली वही लड़की कुछ ही सालों बाद ऐसी अभिनेत्री बन गई जिसकी एक झलक के लिए दर्शक सिनेमा घरों तक पहुंचते थे। लव इन शिमला साधना के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उनके पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म ने उन्हें पहचान दी, लोकप्रियता दी और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक ऐसा लुक दिया जो हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ गया। साधना कट की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उस समय की लड़कियां सिर्फ फिल्म देखने के लिए नहीं, बल्कि साधना का नया लुक देखने के लिए भी सिनेमा घर जाती थीं। किसी अभिनेत्री की हेयर स्टाइल का इस तरह पूरे देश में ट्रेंड बन जाना उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन साधना की लोकप्रियता का असली कारण सिर्फ उनका लुक नहीं था। उनके अभिनय में एक खास ठहराव था। वह अपने चेहरे के भावों से कहानी को आगे बढ़ाने में माहिर थीं। खासकर रहस्यमयी किरदारों में उनकी आंखें और उनकी खामोशी दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती थीं।
यही कारण था कि जब उन्होंने वो कौन थी जैसी फिल्म में काम किया, तो दर्शक उनके किरदार को समझने के लिए फिल्म के अंत तक बैठे रहे। सफेद साड़ी में साधना का वह अंदाज हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में शामिल हो गया। इसके बाद मेरा साया ने उनकी लोकप्रियता को और मजबूत किया। फिल्म की कहानी में रहस्य था, भावनाएं थीं और एक ऐसा किरदार था जिसे साधना ने बेहद खूबसूरती से निभाया। इस फिल्म के बाद साधना का नाम सस्पेंस फिल्मों के साथ लगभग जुड़ गया, लेकिन पर्दे पर रहस्य पैदा करने वाली साधना की अपनी जिंदगी में भी कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब लोगों को आसानी से नहीं मिलते थे। वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं। शायद इसी वजह से उनके बारे में तरह तरह की बातें भी होती रहीं। उनकी निजी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता निर्देशक आर.के. नैयर के साथ था। दोनों की मुलाकात काम के दौरान हुई और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं। प्यार का यह रिश्ता शादी तक पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे का साथ ऐसे समय में भी निभाया जब करियर में उतार चढ़ाव आने लगे थे। साधना के लिए शादी के बाद भी फिल्मों का दौर कुछ समय तक जारी रहा। वह लगातार काम करती रहीं और बड़े कलाकारों के साथ नजर आती रहीं। लेकिन उनकी जिंदगी में जल्द ही बीमारी ने दस्तक दे दी। थायराइड की बीमारी ने उनके करियर को प्रभावित किया। उस समय इलाज की सुविधाएं आज जैसी आसान नहीं थीं। साधना को अपने इलाज के लिए विदेश तक जाना पड़ा। बीमारी के कारण उन्हें कुछ फिल्मों से पीछे हटना पड़ा और कई ऐसे मौके भी उनके हाथ से निकल गए जो उनके करियर को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन बीमारी के बावजूद साधना ने वापसी की। उन्होंने इंतकाम जैसी फिल्म में काम करके साबित किया कि वह अभी भी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये वापसी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ रही थीं, बल्कि उस डर से भी लड़ रही थीं कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल न जाए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि साधना फिर से उसी ऊंचाई पर लौट सकती है, लेकिन किस्मत ने उन्हें लगातार मुश्किलों में डाला। उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रही और फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी बदलता चला गया। नए कलाकार आने लगे, फिल्मों का अंदाज बदल गया, दर्शकों की पसंद बदलने लगी और धीरे धीरे साधना के पास फिल्मों के ऑफर्स कम होते गए। यह किसी भी कलाकार के लिए बेहद मुश्किल समय होता है, खासकर उस कलाकार के लिए जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कैमरे के सामने बिताया हो। साधना ने भी धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा भावनात्मक झटका तब आया जब उनके पति आर.के. नैयर का निधन हुआ। पति सिर्फ उनके जीवन साथी नहीं थे, बल्कि उनके करियर के शुरुआती दौर से लेकर आखिरी समय तक उनके साथ रहने वाले सबसे करीबी लोगों में से एक थे। उनके जाने के बाद साधना का अकेलापन बढ़ता गया। वह पहले से ही फिल्मों से दूर थीं और अब उनका सबसे करीबी साथी भी उनके साथ नहीं था। फिर उम्र और बीमारी ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। जिस चेहरे को कभी लाखों लोग बड़े पर्दे पर देखकर पसंद करते थे, वह चेहरा अब कैमरे की रोशनी से बहुत दूर था। लेकिन साधना की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि उनकी लोकप्रियता कभी खत्म नहीं हुई। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर आती हैं। उनके गाने आज भी रेडियो और इंटरनेट पर सुने जाते हैं। उनकी तस्वीरें आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भी जब कोई लड़की पुराने दौर की हेयर स्टाइल की बात करती है तो साधना कट का नाम जरूर सामने आता है। यानी जिस हेयर स्टाइल को कभी एक फिल्म की जरूरत के कारण अपनाया गया था, उसने दशकों बाद भी साधना की पहचान को जिंदा रखा। साधना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह उस दौर की बदलती हुई महिला की तस्वीर भी थी। उन्होंने पढ़ाई की, नौकरी की, फिल्मों में छोटे रोल से शुरुआत की, मुख्य अभिनेत्री बनी, अपने करियर में ऊंचाइयां देखीं, बीमारी का सामना किया और फिर धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं। उनकी जिंदगी में खुशियां भी थीं और गहरे दुख भी। उन्हें शोहरत मिली, प्यार मिला, लेकिन जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीना भी। यही वजह है कि साधना की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की कहानी नहीं लगती। यह उस लड़की की कहानी लगती है जिसने मुश्किल हालात में सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ती रही। कराची से शुरू हुआ उनका सफर मुंबई के फिल्म स्टूडियो तक पहुंचा। एक छोटे से रोल से शुरू हुई यात्रा उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों तक ले गई। उनकी फिल्मों ने उन्हें स्टार बनाया और उनके अंदाज ने उन्हें आइकॉन। और जब आज हम पीछे मुड़कर साधना की जिंदगी को देखते हैं तो महसूस होता है कि उनका सबसे बड़ा योगदान सिर्फ उनकी हिट फिल्मों की संख्या नहीं था। उनकी असली विरासत उनका अंदाज, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस
और उनकी रहस्यमयी पहचान है। सालों गुजर गए, बॉलीवुड में न जाने कितनी नई अभिनेत्रियां आईं और चली गईं, लेकिन साधना का नाम आज भी पुराने सिनेमा के सुनहरे दौर के साथ लिया जाता है। क्योंकि कुछ सितारे सिर्फ अपने दौर में चमकते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी रोशनी वक्त गुजरने के बाद भी कम नहीं होती। साधना उन्हीं सितारों में से एक थीं। साधना के जीवन का एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि उनका स्टारडम अचानक किसी एक फिल्म से नहीं बना था। उनके पीछे कई सालों की मेहनत और संघर्ष था। उन्होंने छोटे से रोल से शुरुआत की, एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और फिर धीरे धीरे खुद को मुख्य अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। जब लव इन शिमला रिलीज हुई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म साधना की पहचान को हमेशा के लिए बदल देगी। फिल्म की कहानी और जॉय मुखर्जी के साथ उनकी जोड़ी तो पसंद की ही गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा साधना के नए लुक की हुई। उनके माथे पर आती हुई बालों की लट ने पूरे देश में एक नया फैशन पैदा कर दिया। उस समय किसी अभिनेत्री की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता था कि लोग उसकी फिल्म देखने के अलावा उसके कपड़े और हेयर स्टाइल की नकल कितनी करते हैं। साधना इस मामले में बेहद आगे निकल गईं। उनका नाम ही हेयर स्टाइल बन गया। लेकिन साधना की खूबसूरती के साथ उनकी एक और खासियत थी, उनका व्यक्तित्व। वह कैमरे के सामने बेहद आत्मविश्वासी दिखाई देती थीं। उनके चेहरे पर एक खास तरह की गंभीरता थी, जिसकी वजह से वह रोमांटिक फिल्मों के साथ साथ सस्पेंस फिल्मों में भी बेहद प्रभावशाली लगती थीं। इसी वजह से जब उन्होंने वो कौन थी मेन काम किया, तो फिल्म के रहस्य को मजबूत करने में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने बड़ी भूमिका निभाई। सफेद साड़ी, शांत चेहरा और रहस्यमयी अंदाज। साधना का यह लुक आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे पहचानने योग्य लुक्स में से एक है। फिर मेरा साया आई। इस फिल्म ने साधना को एक ऐसा किरदार दिया जिसमें उन्हें अलग अलग भावनाओं को दिखाने का मौका मिला। फिल्म की कहानी, संगीत और साधना की अदाकारी ने इसे यादगार बना दिया। यही वह समय था जब साधना को सिर्फ एक खूबसूरत अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक ऐसी अदाकारा के रूप में देखा जाने लगा जो फिल्म के माहौल को अपने अभिनय से बदल सकती है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि बड़े बड़े कलाकारों के बीच भी साधना की मौजूदगी अलग दिखाई देती थी। वह पर्दे पर आती तो दर्शकों की निगाहें उन्हीं पर टिक जातीं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सफलता जितनी खूबसूरत होती है, उसका दूसरा पहलू उतना ही कठिन होता है। साधना ने भी इसका सामना किया। उनके करियर में बीमारी का दौर आया। थायराइड की समस्या ने उन्हें परेशान किया और उन्हें अपने काम से दूरी बनानी पड़ी। एक अभिनेत्री के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उस दौर में लगातार काम न करने पर फिल्मी दुनिया बहुत तेजी से किसी दूसरे चेहरे की ओर बढ़ जाती थी। साधना इलाज के लिए विदेश गईं। वापस आने के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करने की कोशिश की। उन्होंने इंतकाम जैसी फिल्मों के जरिए वापसी की और दर्शकों को बताया कि उनकी लोकप्रियता अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन बीमारी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, लंबे इलाज और करियर में रुकावट का मानसिक असर भी होता है। साधना को भी एक तरफ अपनी सेहत संभालनी थी और दूसरी तरफ अपने करियर को बचाए रखना था। धीरे धीरे उनकी फिल्मों की संख्या कम होती गई। जो अभिनेत्री कभी लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाई देती थी, उसके पास अब पहले की तरह काम नहीं था। फिल्मी दुनिया का एक कड़वा सच यही है कि कैमरे की रोशनी बहुत जल्दी बदलती है। आज जो चेहरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, कुछ साल बाद उसकी जगह कोई और चेहरा ले सकता है। साधना ने इस बदलाव को भी अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई। उनकी फिल्मों का संगीत आज भी लोकप्रिय रहा। मेरा साया, वो कौन थी, मेरे महबूब और दूसरी फिल्मों के गाने आज भी पुराने संगीत के चाहने वालों को उसी दौर में वापस ले जाते हैं। साधना की फिल्मों की एक और खासियत थी उनका रोमांटिक अंदाज। वह अपने सह कलाकारों के साथ स्क्रीन पर बहुत सहज लगती थीं। उनकी मुस्कान और आंखों के भाव उनके रोमांटिक दृश्यों को बेहद खूबसूरत बना देते थे। उनके अभिनय में ज्यादा बनावटीपन नहीं था। वह कई बार बिना ज्यादा संवाद बोले सिर्फ चेहरे के भावों से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा देती थीं। यही वजह है कि आज भी उनके पुराने दृश्य देखने पर लगता है कि वह कैमरे के सामने नहीं, बल्कि सीधे दर्शक से बात कर रही हैं। साधना का निजी जीवन भी लोगों की दिलचस्पी का विषय रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी में प्यार को महत्व दिया और आरत के नैयर के साथ शादी की। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभाया। शादी के बाद भी साधना ने फिल्मों में काम जारी रखा, लेकिन समय के साथ उनका करियर धीमा पड़ता गया। पति का फिल्मी करियर भी उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सका जितनी उम्मीद थी। इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।
जब आर्ट के नैयर का निधन हुआ, तब साधना के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। ये वह समय था जब वह पहले ही फिल्मी दुनिया से लगभग दूर हो चुकी थीं। पति के जाने के बाद उनका जीवन और ज्यादा अकेला हो गया। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी बहुत कम हो गई। वह अपनी निजी जिंदगी में ही रहना पसंद करने लगीं, लेकिन उनके पुराने प्रशंसक उन्हें भूले नहीं। जब भी किसी कार्यक्रम में साधना का नाम लिया जाता, लोग उनके द्वार की फिल्मों और गानों को याद करने लगते। उनकी तस्वीरें देखकर लोग उस समय को याद करते जब हिंदी सिनेमा में रोमांस, संगीत और रहस्य का एक अलग ही दौर हुआ करता था। साधना की जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही थी कि उन्होंने अपने छोटे से करियर में इतनी मजबूत छाप छोड़ी कि कई दशक बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने न तो सैकड़ों फिल्मों में काम किया और न ही हर साल पर्दे पर दिखाई दी, लेकिन उनकी चुनिंदा फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी कलाकार की महानता सिर्फ उसके काम की मात्रा से नहीं मापी जाती। कभी कभी कुछ ही किरदार पूरी जिंदगी की पहचान बन जाते हैं। साधना के लिए ऐसे कई किरदार थे। मेरे महबूब की नायिका, मेरा साया की रहस्यमयी महिला, और वो कौन थी? का डर और रहस्य पैदा करने वाला किरदार। इन सब ने मिलकर साधना की ऐसी छवि बनाई जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सका। और फिर उनका साधना कट तो उनकी पहचान का स्थायी हिस्सा बन ही चुका था। आज की पीढ़ी के लिए शायद यह समझना मुश्किल हो कि किसी अभिनेत्री के नाम पर पूरा देश अपनी हेयर स्टाइल बदल दे, लेकिन साधना के दौर में यह सच था। साधना ने फैशन को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि खुद फैशन का हिस्सा बन गईं। उनकी साड़ियों का अंदाज, उनकी हेयर स्टाइल, उनका मेकअप और उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी, हर चीज की चर्चा होती थी। लेकिन जिंदगी के आखिरी वर्षों में वही साधना बेहद शांत जीवन जी रही थी। न फिल्मों की भाग दौड़, न कैमरों की भीड़, और न ही पहले जैसा स्टारडम। समय ने उनके जीवन का पूरा रंग बदल दिया था। फिर भी जब उनकी पुरानी तस्वीरें सामने आती थीं, तो लोगों को वही पुरानी साधना याद आती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी आंखों में रहस्य था, चेहरे पर मासूमियत थी और स्क्रीन पर ऐसा जादू था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। 25 दिसंबर 2015 को साधना इस दुनिया से चली गईं। उनके जाने के साथ हिंदी सिनेमा ने अपने सुनहरे दौर की एक बेहद खास अभिनेत्री को खो दिया। लेकिन साधना की कहानी का अंत उनकी मौत के साथ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कलाकार शरीर से चले जाते हैं, लेकिन अपने काम के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं। साधना भी आज अपनी फिल्मों में जिंदा है। उनके गाने सुनते ही उनका चेहरा याद आता है। साधना कट का नाम सुनते ही उनका लुक सामने आ जाता है। वो कौन थी? का नाम आते ही उनकी रहस्यमयी छवि आंखों के सामने आ जाती है। और यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी जीत है। साधना का दौर खत्म हो गया, लेकिन साधना की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। साधना की कहानी में एक बात बार बार सामने आती है। उन्होंने जिंदगी में जो भी हासिल किया, वह उन्हें आसानी से नहीं मिला। बचपन में परिवार को बंटवारे का दर्द झेलना पड़ा, फिर नए शहर में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। मुंबई आने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। साधना ने परिस्थितियों को समझा और पढ़ाई के साथ काम भी किया। वह कॉलेज जाती और उसके बाद नौकरी करने चली जाती। उस समय शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि यही साधारण सी जिंदगी कुछ साल बाद उन्हें बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर देगी। साधना की शुरुआत भी बेहद दिलचस्प थी। एक तरफ वह पढ़ाई कर रही थी, दूसरी तरफ थिएटर और कॉलेज के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थीं। अभिनय के प्रति उनका झुकाव धीरे धीरे मजबूत होता गया। फिल्मों में आने का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रह गया था, बल्कि वह उसके लिए मेहनत करने लगी थीं। श्री 420 में बैकग्राउंड डांसर के छोटे से रोल ने उन्हें कैमरे के सामने आने का पहला मौका दिया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस छोटी सी लड़की का नाम आने वाले वर्षों में हिंदी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्रियों में लिया जाएगा। इसके बाद अबाना में उन्हें काम मिला। फिल्म में भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने का मौका दिया। इसके लिए उन्हें सिर्फ 1 रुपये की फीस मिली थी, लेकिन उस 1 रुपये की कीमत उनके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसी मौके ने आगे का रास्ता खोल दिया। फिर उनकी तस्वीर फिल्म मैगजीन में छपी और शशधर मुखर्जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने साधना की क्षमता को पहचाना और उन्हें एक्टिंग ट्रेनिंग का मौका दिया। यहीं से साधना ने अभिनय की बारीकियां सीखीं। कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, संवाद कैसे बोलने हैं, भावनाओं को चेहरे पर कैसे दिखाना है। इन सब चीजों पर उन्होंने मेहनत की। फिर उन्हें लव इन शिमला मिली।
यह फिल्म साधना की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी। फिल्म के निर्देशक को उनके चेहरे को लेकर कुछ आपत्ति थी और खासकर उनके माथे को लेकर वह संतुष्ट नहीं थे। समस्या का समाधान खोजते खोजते साधना के बालों की स्टाइल बदली गई और फिर जो हुआ वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। साधना की नई हेयर स्टाइल को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि वह पूरे देश में फैशन बन गई। लड़कियां सैलून में जाकर कहने लगीं कि हमें भी साधना कट चाहिए। उस समय किसी अभिनेत्री के नाम पर हेयर स्टाइल का चलन शुरू होना बहुत बड़ी बात थी। साधना अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वह एक फैशन आइकन बन चुकी थी। लव इन शिमला की सफलता ने उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उन्हें लगातार बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब, वक्त, मेरा साया, वो कौन थी, अनीता और इंतकाम जैसी फिल्मों ने उनके करियर को मजबूत किया। लेकिन इनमें भी मेरे महबूब का महत्व अलग था। फिल्म में साधना की खूबसूरती और अदाकारी दोनों की जमकर तारीफ हुई। उनके चेहरे और उनकी हेयर स्टाइल ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि साधना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई। फिर सस्पेंस फिल्मों का दौर आया। वो कौन थी में साधना का रहस्यमयी अंदाज दर्शकों को इतना पसंद आया कि उन्हें एड मिस्ट्री गर्ल कहकर पुकारा जाने लगा। यह सिर्फ एक उपनाम नहीं था, यह उनकी पूरी स्क्रीन पहचान बन चुका था। उनकी आंखें, उनकी खामोशी, सफेद साड़ी में उनका अंदाज और रहस्यमयी संगीत, इन सब ने मिलकर साधना की एक ऐसी छवि बना दी जिसे हिंदी सिनेमा आज भी याद करता है। मेरा साया ने भी उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। इस फिल्म में उन्होंने ऐसा किरदार निभाया जिसमें भावनाओं के साथ रहस्य भी था। उनकी अदाकारी ने दर्शकों को कहानी से जोड़े रखा। साधना के करियर का यह दौर उनके लिए बेहद शानदार था, लेकिन इसी समय उनकी निजी जिंदगी भी कई बदलावों से गुजर रही थी। आर्ट के नैयर के साथ उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। शुरुआत में परिवार इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन साधना अपने फैसले पर कायम रही। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद साधना ने फिल्मों में काम जारी रखा। उन्होंने अपने करियर और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उनकी सेहत ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। थायराइड की बीमारी ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी और कई प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए। यह दौर साधना के लिए बेहद मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वह अपने करियर की ऊंचाई पर थीं और अचानक बीमारी के कारण उन्हें कैमरे से दूर होना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इलाज के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की। इंतकाम की सफलता ने उन्हें फिर से दर्शकों के बीच ला खड़ा किया, लेकिन यह वापसी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों का दौर शुरू हो चुका था। दर्शकों की पसंद बदल रही थी और साधना की सेहत भी पूरी तरह उनका साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे फिल्मों की संख्या कम होती गई। जिस अभिनेत्री की फिल्मों के लिए कभी दर्शक बेसब्री से इंतजार करते थे, वही अभिनेत्री अब फिल्मी दुनिया से दूर होती चली गई। यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि स्टारडम की आदत लग जाने के बाद अचानक उससे दूर होना किसी भी कलाकार के लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन साधना ने इस बदलाव को स्वीकार किया और धीरे धीरे निजी जिंदगी में सिमटती चली गईं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल साधना की जिंदगी की कहानी। अगर आपको उनकी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।